नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आरजीएस मेन के एग्जाम कंप्लीट हुए, बट जो हरियाणा मेन एग्जाम दे रहा है वो ये सोचे कि उनका एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके 2 पेपर कंप्लीट हुए हैं, 3 पेपर बाकी है। वो ये सोच के करे ताकि आज उनको रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपना नेक्स्ट करे, क्योंकि कल भी घर आके पढ़ाई की ना अपन ने, ठीक वैसे आज भी पढ़ाई करे। ये बिल्कुल ना सोचे कि कौन सा क्वेश्चन कैसा किया, अच्छा किया नहीं। हरियाणा के पहले वो सब्जेक्ट पूछना है जो आरजीएस में नहीं थे, प्लस हरियाणा का ग्रामर देखे आप, उसको फोकस करें, है ना। क्योंकि अभी आप आईपीसी पढ़ोगे तो आपको टेंशन होगा, एविडेंस पढ़ोगे तो टेंशन होगा, मैं अभी क्या करके आया हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम कंप्लीट हुए, 3 एग्जाम अभी भी बाकी है। इसके साथ ही साथ जो लोग एमपी वाले हैं और एमपी प्री दे रहे हैं, वो भी यही सोचिए कि भैया अभी तो कॉलेज में इतने सारे एग्जाम होते थे ना, वैसे आपके एग्जाम खत्म हुए हैं, बाकी के एग्जाम अभी बाकी वो करने, तो कोई रेस्ट करने की जरूरत नहीं है आज आपको। आप तैयारी करो, कल भी तो घर की पढ़ाई की ना, परसों भी आप पढ़ते पढ़ते गए, दिन में भी घर आए पढ़ाई की, कल भी की, करें। अब आ जाते हैं आरजीएस का पेपर का क्या कट ऑफ जाएगा। सबका एक ही सवाल, क्या कट ऑफ जाएगा। सिविल पेपर, क्रिमिनल पेपर, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे। पहले तो बेटा एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखो, प्री निकलता है मेहनत से। प्री निकलता है मेहनत से क्योंकि वो ओमार सीट है, डायरेक्ट डालेगी, मशीन से चेक हो जाएगी। लेकिन मेन निकलता है डेस्टिनी से, क्योंकि आपकी कॉपी किसके हाथ में चेक होने के लिए जाती है आपको नहीं पता ना। एक आदमी तो चेक नहीं करता ना, एक पैनल चेक करता है। अब वो क्या सोचता है, ये क्या सबके सामने परफॉर्मा होता है, सबके सामने एक फॉर्मेट होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन किसी को वो सही लगेगा, किसी को लगेगा थोड़ा बैठ रहा है, किसी को लगेगा पूरा बैठ रहा है, कोई थोड़े में भी। तो हम इसको जज नहीं कर सकते कि मार्किंग कैसी रहेगी। वो डिसाइड करेगा आपकी डेस्टिनी, कि यदि आपकी डेस्टिनी में इंटरव्यू कॉल आना लिखा है वो आके रहेगा। इसलिए आप ये तो भूल जाओ कि कट ऑफ कितनी रहेगी। हाँ, पेपर का अगर लेवल की हम बात करें बेटा, बहुत अच्छा पेपर आया है। पहला क्वेश्चन डिग्री की डेफिनेशन सबको आती थी, जितने भी बच्चे आरजीएस मेन का एग्जाम लिखते थे सबको डिग्री की डेफिनेशन आती थी। ठीक वैसे ही क्रिमिनल का पहला क्वेश्चन डायरेक्ट था, सेक्शन 37 का इलस्ट्रेशन, वो भी सबको आता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिविल की बात करूं तो 1-2 क्वेश्चन है जो ऊपर नीचे हो रहे थे सबके, ठीक वैसे क्रिमिनल के भी 2 क्वेश्चन है जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, बाकी सबको सारा पेपर आता था। सिविल के अंदर दोनों ही ऑर्डर राइटिंग आ गई, जजमेंट राइटिंग आई नहीं, तो सिविल में अपने पास क्या आ गई थी, दोनों ऑर्डर राइटिंग आ गई। और क्रिमिनल के अंदर इन्होंने चार्ज प्लस जजमेंट दे दिया, मतलब चार्ज पेमेंट भी जजमेंट। थोड़ा सा पेपर इन्होंने लेने दिया, लेकिन फायदा किया ना हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जजमेंट में इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, पेपर कम था, तो जो बीच के पॉइंट होते अपना 6, 7, 8 उनको ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग के शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करके लास्ट अपना कंक्लूजन है, बीच का आपको एक पैराग्राफ में सबके एविडेंस एक साथ ले लेना है ना। जबकि पहले जजमेंट क्रिमिनल में तो आपको बताया भी था, सॉरी सेकंड में तो PW1 कौन है, विटनेसेस है, फर्स्ट में तो वो भी टेंशन नहीं थी सारे, है ना। और यहाँ पर जो ऑर्डर राइटिंग आई थी, वो ऑर्डर राइटिंग में क्या था, आपके पास दोनों ऑप्शन थे, आप दोनों खारिज कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी आप कर रहे हो, खारिज करते हो तो उसका लॉजिक लिखाओ, अब एक्सेप्ट करें तो उसका लॉजिक है, लॉजिक पे नंबर है, इसलिए उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। अब आती पेपर छोटा या नहीं, पेपर पूरा हुआ या नहीं कई लोगों का। देखो मैं अगर ये बात बताऊं तो 70% बच्चों का पेपर कंप्लीट हुआ इस बार, नहीं छूटा ज्यादा। हाँ, 30% बच्चों का एक दो क्वेश्चन छूटा, वो भी 3 नंबर का। या अगर जजमेंट राइटिंग है तो चार्ज फ्रेमिंग उन्होंने कंप्लीट की थी, या एक आध क्वेश्चन उनको आ ही नहीं रहा था तो उन्होंने स्किप करके अपना एनर्जी दूसरे पे लगाया। तो लास्ट एग्जाम की बात करूं 2019 की, उसका पेपर बहुत लेंथी था, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे, तो इसलिए पेपर छूटने की आशंका कम थी। लेकिन अब जो बात आती है कि पेपर इजी था, सबको सब कुछ आता था, लेकिन जब बच्चे लिख रहे थे उस दौरान वो कुछ कंटेंट भूल गए, कुछ याद रहे, कुछ भूल गए। कुछ सेक्शन तो बैरक के अकॉर्डिंग सब सेक्शन वाइज लिख पाए, कुछ में वो स्किप करके नहीं लिख पाए। अब इसको कैसे ठीक करें। आप में से जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आरजीएस की, जिनका नेक्स्ट आरजीएस का एग्जाम आने वाला है, या वो इंडिया की किसी भी जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेन की प्रिपरेशन का एक ही फंडा है बेटा, और वो है जब भी आपको क्वेश्चन याद करते हो लिखो, चाहे देख कर लिखो, बिना देखा देख लिखो, उसके की पॉइंट लिखो, बट लिख के करो और रजिस्टर भरो। क्योंकि जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका टाइम बचेगा, उतना बढ़िया आप लिख पाओगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन काम आती है बेटा। आपको लगता है आप आज पढ़ के जाओगे, आज ही एग्जाम लिख के आ जाओगे, बिल्कुल नहीं। आज पढ़ा आपको याद रहेगा, धुंधला सा याद रहेगा, आप उसका जिस्ट लिख के पाओगे, उसका कंसेप्ट लिख पाओगे, लेकिन उसको रटा हुआ नहीं लिख पाओगे। बट यही आपके पहले का लिखा हुआ है कि रॉबरी की डेफिनेशन आपने बहुत पहले पढ़ रखी है कि इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट आपका क्या बोलते हैं कन्फाइंड है, रेस्टोरेंट है, तो ये आपको पता है। लेकिन अगर आप सोचो आज याद करके लिख दूंगा, नहीं,
तो प्रिपरेशन हमेशा लॉन्ग टर्म काम आती है, ध्यान रखना। जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से, इस बार सबका प्री क्लियर हो, ये ध्यान रखना है। मतलब मेरा जब मैं सेंटर पे गई थी, मैंने देखा था, यस मैंने भी आरजेएस में लिखा है, जब मैं सेंटर पे गई मैंने देखा, मुझे कई ऐसे बच्चे मिले हैं जो 2017 में मुझसे पढ़ के गए, 2018 में मुझसे पढ़ के गए, 2019 में मुझसे पढ़ के गए, और मैं देखा जो सेलेक्ट हो रहे हैं, मुझे खुशी हो रही थी, अरे वाह। लेकिन मुझे इसमें एक चीज भी समझ में आई कि कोई भी प्रिपरेशन 2 साल मांगती है, क्योंकि जब बार बार रिवीजन करते हो, अलग अलग टेस्ट ज्वाइन करते हो, तो आपको खुद को भी पता चलता है कि हाँ मैं कहाँ अटक रही हूँ। हाँ, कुछ बच्चे बहुत लकी होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट निकलते हैं, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट प्रिपरेशन में निकलते हैं, वो अपने एलएलबी फर्स्ट ईयर के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं और फर्स्ट ईयर से लगा के थ्रू आउट करते हैं। बात आती है टेस्ट सीरीज की, चाहे यूनिक्लो क्लासेस की टेस्ट सीरीज हो या फिर राजस्थान के सारे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज, जो क्वेश्चन मिले वो सबके मिले और जो नहीं मिले वो किसी के नहीं मिले। जैसे कि आया सीआरपीसी सेक्शन 125 सबसेक्शन 3, ये क्वेश्चन किसी के पास भी नहीं था। तो इस बार टेस्ट सीरीज सबकी अच्छी रही, हर इंस्टीट्यूट की टेस्ट से 100% क्वेश्चन आए, क्योंकि जितने डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो सबके टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। तो सब क्या है, तो ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंस्टीट्यूट की मोर देन 1 की ज्वाइन करें, प्रैक्टिस करते रहिए, प्री की टेस्ट सीरीज भी लीजिए, मैं क्योंकि अलग अलग जगह से आप जब लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती है और आपकी जो गलतियां होती है वो यहीं की यहीं ठीक हो जाती है, तो वो भी आपको करना चाहिए। लेकिन मेन एग्जाम निकालने का एक ही फंडा बेटा, और वो है आज से ही आपको अपने मेन एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और सब लिख लिख के करना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जाम देकर आए ना वो भी आपसे ये कहेंगे कि नहीं यार थोड़ा सा और कर सकती थी, मैं थोड़ा सा और कर सकता था, मैं थोड़ा लिख लेता तो अच्छा रहता, मैं याद करके लिख देता तो अच्छा रहता, तो मेरे को ना बहुत बढ़िया लिख के आ पाता। क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे ना वो कई लोगों के लगा नहीं यार उतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए जितना देना, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन हमें लगता है यार ये पॉइंट भी लिख सकती थी, मैं ये भी लिख सकती हूँ। उसका एक ही रीजन है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। सेकंड, इस बार स्पेस काफी दिया गया बेटा, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि पूरा स्पेस नहीं भरना होता है, टू द पॉइंट आंसर देना। बताओ लिमिटेशन है सेक्शन 5 को कितना करोगे, उन्होंने तो 2 पेज छोड़ दी। और वही सेक्शन 91-92 सीआरपी एविडेंस एक्ट, 91-92 सीआरपीसी सॉरी 91-92 एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी निकल रहा है, 91-92 इंडियन एविडेंस एक्ट जो सिविल में आया था उसमें जगह ही नहीं छोड़ी उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि पेज पूरे भरने हैं, वो इसलिए देते कि मान लो आपका गलत हो गया, कोई काटछाट हो गई तो दोबारा आप कहाँ लिखोगे, तो उस हिसाब से स्पेस दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि हमें पूरा स्पेस कवर नहीं करना है, जितना कर सके। अब आज जजमेंट राइटिंग की बात करो, पेजेस कम पड़ गए, तो पहले जजमेंट में सबका पेज कम पड़ा तो दूसरा जजमेंट ढंग से लिखा सबने, तो पहले आपको पेपर देखने चाहिए कितने हैं, उसके बाद करना। मैं कहती हूँ कभी पहले पूरा पेपर मत पढ़ो, लेकिन आप जो क्वेश्चन थ्रू कर रहे हो उसका पेपर देख लो, इस पर कितना दिया, मुझे आंसर किस हिसाब से लिखना है। तो ओवरऑल इस बार आरजेएस का पेपर सारे बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हिंदी ऐसे टफ आया, ऐसी चीजें आई जो इंग्लिश मीडियम को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन इंग्लिश ऐसे तो बहुत ज्यादा इजी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर हुआ। अब आप कहेंगे मैम आपका कैसा हुआ, बेटा सारी चीजें आती करके आती हूँ। ये मेरा 5वां मेन था, 4 मेन मेरे नहीं हुए क्लियर, ये 5वां है मेरा। तो मेन से भरोसा उठ गया, कोई गारंटी नहीं सिलेक्शन होगा, लेकिन हाँ जब तक कि मेरे पास एज लिमिट है मैं पेपर दे दूंगी। उसका रीजन है यहाँ आके खड़े होकर आपको बता सकूं कि आज का पेपर कैसा आया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों में था, तो आया था आपके पास सेक्शन 91, 92, सेक्शन 68 भी आया था, है ना। आज आया था आपके पास 159 भी आया था आपके पास, ठीक है। जो मुझे अभी भी याद है मैं वही बताऊंगी, है ना। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में क्या अंतर है ये भी आया था, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को क्रिमिनल पेपर में बहुत कम कवर किया, सिविल में फिर भी उन्होंने क्वेश्चंस अच्छे पूछे हैं। देन आता आपके पास सीआरपीसी, सेक्शन नंबर 202 से क्वेश्चन था, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के रूप में था, ठीक है। सेक्शन नंबर 215 का क्वेश्चन था, सेक्शन नंबर आपकी 299 का क्वेश्चन था, सेक्शन नंबर आपकी 354, 353 जजमेंट से क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आपके पास ट्रायल और इंक्वायरी में डिफरेंस बताओ, समन मैटर और वारंट मैटर में डिस्कस डिफरेंस बताओ। फिर आता आपके पास डिस्चार्ज और एक्विटल में डिस्कस डिफरेंसेस बताओ। तो इजी था, है ना। आईपीसी को तो बहुत इजी था, रॉबरी की डेफिनेशन, एक्सटॉर्शन, ग्रीवियस हर्ट, ठग, है ना, और ट्रैफिकिंग, ये 5 में से कोई भी 3 करनी थी आपको। उसके बाद आईपीसी का इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था, सेक्शन 37 से था, ठीक है। इसके बाद हम आईपीसी में आगे चलते हैं, तो सीआरपीसी का एक और क्वेश्चन था 198, वो वाला क्वेश्चन था कि अगर 18 साल से कम की अपनी ही पत्नी के साथ यदि आप ऐसा कोई एक्ट करते जो रेप की डेफिनेशन में आता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी था आपके इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पीडब्ल्यूडीवी एक्ट के अंदर, तो उसमें लिव इन रिलेशनशिप का क्वेश्चन था। फिर चलते हैं आपके पास, आगे चलते हैं अपन, तो इन्होंने इंडिसेंट एक्ट से तो कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं, है ना। एक प्रोबेशन एक्ट का क्वेश्चन था 20 वर्ष 6 महीने वाला, उसमें आप दोनों लिख के आ सकते हैं, प्रोबेशन एक्ट का सेक्शन 4 भी
और साथ में 360 दोनों क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर सकते हो। तो प्रोबेशन को उन्होंने 1 डे ही दिया। NA एक्ट में पता आपको ऑफेंस बाय कंपनीज वाला था सेक्शन 141, उसमें एक एक्सेप्शन था गवर्नमेंट सर्वेंट का डायरेक्टर होना। वो क्वेश्चन इन्होंने इस बार पूछा ही, अच्छा क्वेश्चन था। इस बार इन्होंने क्रिमिनल के अंदर जो अपने माइनर एक्ट है ना, उनमें भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन बना के पूछे थे। ठीक है, इसके बाद आपके पास वर्क प्लेस है ना, इससे 2 क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी था, नहीं 3 के 2 थे। एक था आपके सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, एक इंटरनल कमेटी के बारे में। जेजे एक्ट ने तो न्याय कर दिया। मैंने जेजे एक्ट पे एक बार वीडियो बनाए थे, उसमें सेक्शन 1 से लगाकर लगभग सेक्शन 15 तक पढ़ाया था। उस वक्त सेक्शन की डेफिनेशन क्लोज से आ गए कि इसमें शॉर्ट नोट लिखे, सेक्शन 4 से भी आ गए। तो बड़ा खुश हुई थी, अरे वाह चलो अपने वीडियो में जो बना पढ़ा रखा है वही आ गए, सबसे अच्छी बात है ना। तो आपके पास है ना जेजे एक्ट में देखो क्या क्या आया, फिट फैसिलिटी आ गई, ऑर्फन आ गया, चिल्ड्रन कोर्ट आ गया आपका, है ना, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड आ गया आपका, और उसके बाद आ गया सरेंडर चाइल्ड के बारे में। और सेक्शन 101 के अंदर आया अपील कितने प्रकार की होती है, ये भी उसमें आया। और सेक्शन 4 के अंदर जो मेंबर अपॉइंट होते हैं, देखो 3 क्वेश्चन जेजे ने गजब किया ना, प्री में भी गड़बड़ किया जेजे ने और मेन में भी देखो इतना सारा इसने ले लिया है। सेक्शन 101 से भी आया, सेक्शन 4 से भी आया, मतलब जेजे को काफी अच्छा इन्होंने कवर किया। पोक्सो के अंदर है ना सेक्शन नंबर 24 भी आया, सेक्शन नंबर 25 भी आया, ये पहले भी आ चुके हैं। जब पहले पोक्सो था ना हमारे कोर्स में तब भी आ चुके हैं। इंडिसेंटेंसी इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया। इसके बाद भी चलते हैं अपने पास आईपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई, एविडेंस हो गया, एनआई हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, पोक्सो हो गया, जेजे हो गया, और आपके पास क्या बचा, प्रोबेशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सिविल की तरफ। लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 5 से क्वेश्चन आया था। एसआरए का सेक्शन 6 इनका फेवरेट है, ये देते हैं कुछ क्वेश्चन तो इनके फेवरेट है जो हर बार देते। पार्ट परफॉर्मेंस पहले भी आ चुका, फिर से आ गया, तो टीपी में इन्होंने पार्ट परफॉर्मेंस दिया। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने सेक्शन 43 दे दिया, जॉइंट लायबिलिटी को इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है कि ये बंदा जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, सेम वही का वही प्रॉब्लम इस क्वेश्चन वहां पर भी उन्होंने दिया है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंसेस आए थे, प्राइमरी एविडेंस के, सेकेंडरी एविडेंस के डिफरेंसेस थे। फिर आपके पास डिफरेंस थे बेलमेंट और प्लेज में क्या, सॉरी गिरवी में क्या डिफरेंसेस है। एक डिफरेंसेस थे आपके पास एस्ट्रोपल के और प्राग्निया के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पेपर इतना इजी है कि आपको लगेगा अरे मेरा प्री हो जाता तो अच्छा रहता ना। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो जाता तो अच्छा, लेकिन मैं कह रही हूँ दोनों पेपरों में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कई लोगों को नहीं आते थे। तो ओवरऑल बहुत इजी पेपर था, बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, तो रिजल्ट जो है नेक्स्ट 25 डेज में आ सकता है, क्योंकि कॉपियों में ज्यादा स्टूडेंट थे नहीं, नंबर ऑफ सीट्स कम थी, तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैं तो ये कहूंगी 25 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, देखिएगा। बाकी हो सकता है एडीजे का एग्जाम पहले ले ले तो अलग बात है, बाकी आने की चांसेस है। तो ओवरऑल सबके पेपर अच्छे हुए, सब हैप्पी हैप्पी फेसेस है। थोड़ा सा एंजॉय करें, हरियाणा वाले बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे और ना ही एमपी वाले करेंगे, है ना, और ना ही गुजरात वाले जिनका 13 मई को है। उनके अलावा जिनका और कोई एग्जाम नहीं है वो बढ़िया घूमें, एंजॉय करें, क्योंकि फिर से कहूंगी मेन में कट ऑफ नहीं होती, मेन के अंदर तो डेस्टिनी होती है। कट ऑफ जिस दिन आएगी उसी दिन पता चलेगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो एंजॉय योरसेल्फ, खुश रहिए, मस्त रहिए। एक बार रिलैक्स हुई, अगले 3 दिन के लिए पेपर मत याद कीजिए, ना लोगों से डिस्कस कीजिए जजमेंट में क्या लिखे क्या नहीं। सबका अपना अपना लॉजिक काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, सबका अपना अपना लॉजिक। जितने मुझे भी याद थे उतने बता दिए, क्योंकि मैं भी थकी हुई आई हूँ और भी ज्यादा क्वेश्चन थे। जल्दी ही आप लोगों के पास कहीं ना कहीं से क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बस एंजॉय कीजिए, खुश रहिएगा। कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अप्रिशिएट करते हैं मुझे। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं कुछ अच्छा कुछ नया दे पाऊं, ताकि आपके दिलों में मेरी जगह हमेशा बनी रहे। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पीनेस। परेशानी के लिए नहीं, अब हर बार आते थे ऑल द बेस्ट करने के लिए। और हाँ, एक बार हमने बहुत कोशिश की थी, लास्ट तक की थी, पर एग्जाम ना तो रिजल्ट रिवाइज हुआ ना पोस्टपोन हुआ, लेकिन मैंने अपनी कोशिश पूरी की। जितना मुझे सुप्रीम कोर्ट तक करवाना था मैंने किया, लेकिन नहीं हो पाया। बट तो कहना कोशिश करनी चाहिए। 5वां मैंने लिखा है, कोशिश ये चाहती तो छोड़ सकती थी, एग्जाम नहीं दूंगी, फेलियर रह जाऊंगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है फेलियर रहने से, एक्सपीरियंस का बात है। जब आप फेल होंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो एक्सपीरियंस नहीं, तो कोई इशू नहीं। हंसते हैं लोग मुझ पे, एटलीस्ट हंस तो रहे हैं, खुश तो हो रहे हैं, वो भी मेरे लिए बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने दिया है, मेरा 5वां मैन है, देखते क्या होता है। डेस्टिनी अगर ले जाती तो हो जाएगा। एडीजे देंगे, बहुत सारे बच्चे थे एडीजे तो देंगे 10 जजमेंट पूरे हो जाएंगे तो एडीजे भी देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आइसक्रीम खाइएगा, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, एंजॉय कीजिएगा आज।